मौर्य साम्राज्य का अंत और शुंग एवं कर्ण वंश का उदय, उसकी रहस्य में एक छोटी सी कहानी यहाँ पर समझते हैं। भारत की धरती पर जहाँ कभी मौर्य वंश का परपंच लहराता था, यानी कि मौर्य वंश का बोलबाला था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान राजाओं की गूंज हर दिशाओं में फैली हुई थी। लेकिन फिर समय बदला और हर महान साम्राज्य का अंत एक न एक दिन जरूर होता है। तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम राजा था या अंतिम राजा रहा। वह एक कमजोर शासक बना था होने के कारण पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी। जब एक दिन सेना की परेड चल रही थी, बृहदत्त अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, तभी अचानक पुष्यमित्र शुंग मंच पर आया और धड़ाक से राजा की हत्या कर दी और इसी के साथ मौर्य वंश का इतिहास खत्म हो जाता है, मौर्य का अंत हो जाता है। अब शुरू होता है एक नया अध्याय। पुष्यमित्र शुंग ने अपने आप को राजा घोषित कर लिया और एक महान साम्राज्य की नींव रखी जिसका नाम था शुंग वंश। वह एक ब्राह्मणवादी विचारों का व्यक्ति था और ब्राह्मणवादी विचारों को ही वो बढ़ावा देता था। उसने कई अश्वमेध यज्ञ करवाए, लेकिन इतिहास में कुछ लोग कहते हैं कि उसने बौद्ध धर्म का जोरों शोरों से विरोध किया था। हालांकि इसमें फिर भी विद्वानों के हमेशा ही मतभेद रहे हैं। समय बीता, शुंग वंश भी धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और फिर आया एक ऐसा ही नया मोड़। अब उदय हुआ कण्व वंश का इतिहास। जो शुंग वंश के अंतिम राजा थे उसकी भी हत्या कर दी गई। उसको उसी के मंत्री ने मार दिया। उसका नाम था वासुदेव कण्व और इस प्रकार कण्व वंश की शुरुआत हुई। लेकिन यह वंश भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। कुछ ही वर्षों में यह वंश भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया और इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं इन दोनों शुंग वंश और कण्व वंश का भी एक कहानी के रूप में बनकर रह गए। तो इतिहास हमें यही सिखाता है कि सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती। आज जो राजा है कल वो नहीं रहेगा और कल इतिहास में वह भी एक कहानी बन जाएगा। अब कुछ मैं यहाँ समझाती हूँ। अब तिथि के अनुसार मैं यहाँ पर बताती हूँ। शुंग वंश 185 से 75 ईस्वी तक रहा था। फिर मैं कहूँगी उल्टी गिनती है भाई। तो शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी। बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ हरिचरित, जो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के काल में रहे हैं, उससे भी कुछ साक्ष्य मिलते थे। जो बाणभट्ट थे उनके बारे में मैं बता रही हूँ। तो उसकी एक ग्रंथ था जिसका नाम हरिचरित था। तो इससे हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं और कुछ मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से। जो पतंजलि ने, जो एक संस्कृत के आचार्य थे, उसने महाभाष्य नाम का एक ग्रंथ लिखा था। अगर आप हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन हिस्ट्री में थोड़ा कम है। एमए हिंदी में करते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है। यहाँ इतिहास में इतना समझ में नहीं आता है, तो फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। पतंजलि के महाभाष्य में और कुछ बौद्ध स्तंभ थे, स्तंभों से जानकारी मिली शुंग वंश के बारे में। ठीक है, आगे समझते हैं। पुष्यमित्र शुंग यह ब्राह्मण जाति का था। इसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार, यानी बौद्ध जो ग्रंथ लिखे गए थे उन ग्रंथों के हिसाब से पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया है। यानी जो पुष्यमित्र शुंग था वो बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा दुश्मन रहा है। क्योंकि उसने पाटलिपुत्र में स्थित कुकट्टूराम विहार और इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 जितने स्तूप थे उनको भी तुड़वाया। आगे समझते हैं। इसके बाद ये शुंग वंश के बारे में जानकारी देते हैं जो ये पतंजलि के महाभाष्य में लिखा हुआ है और बौद्ध धर्म के कुछ जो स्तंभ है, जो शिलालेख है, उनमें उनसे जानकारी प्राप्त होती है। आगे समझते हैं पतंजलि के महाभाष्य एवं अयोध्या लेख। एक तो पतंजलि का महाभाष्य था, दूसरा अयोध्या लेख था
उसके अनुसार क्या था, शुंग ने 2 यज्ञ किए। पतंजलि में पुष्यमित्र शुंग को अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित माना गया था। क्या किया था यहाँ पर, जो पतंजलि थे उनके जो ग्रंथ था महाभाष्य, उसमें पुष्यमित्र जो थे, पुष्यमित्र शुंग थे, उसने कई यज्ञ करवाए थे। यज्ञ का मतलब अश्वमेध यज्ञ। वो घोड़ा छोड़ देते थे, जहाँ तक वो घोड़ा जाता था वहीं तक वो समझ लेते थे कि ये धरती या भूमि या साम्राज्य मेरा वहाँ तक है, तो उसे ही अश्वमेध यज्ञ कहते थे। आगे समझते हैं। फिर यवनों के शासक, जो यवन के शासक थे मिनांडर, पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया। और इसकी जानकारी गार्गी संहिता में मिलती है। किस में मिलती है? गार्गी संहिता नाम का जो ग्रंथ है उसमें उसकी जानकारी मिलती है। दूसरी ओर इस वंश की जानकारी कहीं और से नहीं मिलती है, कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सिर्फ गार्गी संहिता से मिलते हैं। फिर भी लोग इतिहासकारों का मानना है कि उज्जैन प्रदेश वहीं से इनका उदय माना गया है। और इसके जो पुष्यमित्र शुंग के जो पूर्वज रहे हैं वो मौर्य शासकों के उनके कार्यकाल में उनकी सेवा का काम करते थे, यानी कि उनकी सेनापति सेना में रहे हुए थे, जो पुष्यमित्र शुंग के पूर्वज थे। आप समझते हैं। पहले शुंग 185 से 75 में पतंजलि के महाभाष्य एवं अयोध्या लेख से पता चला। अब अग्निमित्र की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर यह आता अग्निमित्र। इसकी राजधानी विदिशा रही है, मैंने पिछली बार बताया था। और जानकारी मिलती है कि कालिदास जो थे, कालिदास थे, उनका एक नाटक था मालविका अग्निमित्र, नाटक का नाम था। उसमें क्या दर्शाया गया है, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कहानी को उसमें दर्शाया गया है। अब दूसरी ओर बागभद्र, ठीक है ना, शुंग वंश का 9वां शासक था। ये जो बागभद्र था शुंग वंश का 9वां शासक था। आगे समझते हैं, ठीक है ना। हेलियोडोरस ने विदिशा में गुरुड़ स्तंभ, हेलियोडोरस इंडो ग्रीक एंटीपोल किंडास का दूत था ये। और आगे समझते हैं इसके बारे में। दूसरा है देवभूति, शुंग वंश का अंतिम शासक, इसकी राजधानी भी। इसके बाद ये तो 9वां शासक था, तो ये भी एक्सपायर हो गया, इसकी भी डेथ हो गई थी। तो इसकी जो जानकारी है वो किससे मिली थी, हेलियोडोरस जो कि एंटीपोल का राजदूत था, उसने कोई ग्रंथ लिखा था, उससे यह जानकारी प्राप्त होती है शुंग वंश के बारे में। आगे देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक है, इसकी राजधानी भी विदिशा रही है। और सांची में जो स्तूप है, सांची का स्तूप बोलते हैं, कई बार आपने पहले भी बुकों में पढ़ा होगा। इसका विस्तार इसी काल में हुआ था। सांची का जो स्तूप था वो अधूरा रह गया होगा, तो इसका विस्तार जो हुआ था इसी के काल में हुआ था। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से फिर इसकी भी हत्या कर दी गई। जो शुंग वंश का लास्ट जो राजा था देवभूति, इसकी भी हत्या कर दी। इसकी हत्या किसने की, वसुमित्र कर्ण ने। अब कण्वों का शासक शुरू होता है। शुंग पहले मौर्य वंश खत्म हुआ, फिर शुंग वंश आया। अब शुंग वंश खत्म होने के बाद कौन सा आ गया, अब कण्व वंश आ गया। कौन सा, कण्व वंश, ये वाला वंश आ गया, यानी कि कण्व वंश, ठीक है, शुरू होता है। और जो कण्व वंश था उसके लास्ट शासक कौन थे, सुशर्मा उसके लास्ट शासक रहे हैं। और इसके पश्चात जब सुशर्मा भी समाप्त हो जाता है, तो इसके बाद आता है सातवाहनों का खुद एक स्तूप है, इससे जानकारी मिलती है सातवाहनों के बारे में। वैसे एक बात बता दूं, जो वायु पुराण है उनके अनुसार अगर हम बात करें तो मौर्य काल में 9 राजा हुए हैं। उन्होंने 137 साल तक राज किया था। भागवत पुराण के अनुसार अगर बात करें तो 9 राजा हुए हैं। और फिर उनकी भी हत्या कर दी गई पुष्यमित्र शुंग ने। इसके पश्चात फिर जो राजा था वैदर्थ,
कमजोर शासक था, फिर पुष्यमित्र उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार, क्योंकि कोई कानून नहीं था उस समय में, अगर कानून होता तो शायद इतने बड़े बड़े कार्य नहीं होते। तो कितने विचित्र कहानी रही थी इनकी उस समय में। तो आज सातवाहनों के बारे में समझते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुग ने 30 ईस्वी पूर्व की थी। दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा थे ये, जो सातवाहन राजा थे। तो और जो सातवाहन राजा थे, जो सिमुग ने कण्व वंश के राजा सुशर्मा की हत्या कर दी थी, जो सबसे लास्ट राजा था कण्व वंश का। ठीक है, आगे समझते हैं। फिर शासन हुआ सातवाहनों का, यहीं से सातवाहनों का शासन स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे देखते हैं। जो सातवाहन थे उनका मात्र शतात्मक शासन रहा है, यानी जो उनकी माँ होती थी सातवाहनों की, उनके वंश में उस माँ का गोत्र जो था उनके साथ लगता था, ना कि पिता का गोत्र साथ लगता था। तो माँ का गोत्र लगता था। राजधानी प्रतिष्ठान थी इनकी। राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी, जो पैटर्न में थी। आगे समझते हैं। पुराणों में अमरावती मानी गई है, जो आंध्र भूमि थी। आंध्र प्रदेश की में जो अमरावती है, वहाँ पर ही सातवाहनों का शासन रहा है। मत्स्य पुराणों में, जो मत्स्य पुराण थे, जो पुराण लिखे गए थे पहले, मैंने पहले बताया था, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, उन पुराणों के बारे में। तो उसमें जो आंध्र सातवाहन राजा थे उनकी बहुत लंबी सूची बनाई गई थी, और सातवाहनों के सभी राजा थे, उनके सभी राजाओं का उल्लेख उसमें किया गया था। अब समझते हैं। मतलब सातवाहन में साहित्य कथा भी रची गई थी, और जो गुणाट्य था इसने एक रचना का रचित की थी, मतलब एक ग्रंथ इसने लिखा था। उसमें उस ग्रंथ का नाम था बृहद कथा। क्या नाम था उसका? एक गुणाट्य द्वारा लिखा गया था। इस काल में महान शासक था, जो सबसे महान शासक था, वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। अच्छा, एक और बात यहाँ पर निकल कर सामने आती है कि सातवाहनों के समय में ही जागीरें या भूमि दान का सिलसिला शुरू हुआ था, जो ब्राह्मणों को दी जाने लगी थी। वो सातवाहनों ने सबसे पहले स्टार्ट की थी। इन्हीं ने अमरावती आर्थिक स्तंभ मंच और नागार्जुन कोंडा के स्तूपों और अजंता अलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। जो दक्षिण भारत में हम जब जाते हैं तो वह अजंता अलोरा की गुफाएं वगैरह जो भी होती है ना, वो इन सातवाहनों के द्वारा ही बनाई गई थी। अब आगे समझते हैं। इन्होंने सिक्के के शीशे का भी प्रचलन किया था, जो वो रोम से मंगाए जाते थे, और कुछ तांबे के शीशे भी शुरू किए, और कुछ इन्हीं के काल में एक रचना रची थी हाल कवि द्वारा, जिसका नाम गाथा सप्तशती था। और जो गाथा सप्तशती रची थी, तो वो किस कवि, उसकी भाषा क्या थी? तो उसकी भाषा प्राकृत भाषा रही है। गाथा सप्तशती लिखी थी, वो राजा भी थे, नरेश के कहने पर वो लिखी गई थी, और वो राजा ने भी साथ साथ में लिखी थी। सातवाहन वंशों की बात करें तो उनकी भाषा संस्कृत रही है, और कुछ भाषा उनकी लौकिक भाषा भी रही है। अगर सिक्कों की बात करें तो सिक्कों पर उनके जहाज के निशान थे। सतकर्णी में पहला शासक है, जिसकी जानकारी जो नागरिका नानाघाट अभिलेख से मिलती है। मतलब इन्होंने भी अभिलेख बनवाए हुए थे सातवाहनों के नाम से। उस अभिलेख का नाम नानाघाट अभिलेख था। वहीं से इनके बारे में, सातवाहनों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। और इसके पश्चात क्या हुआ, इनका भी शासन समाप्त होता चला गया, और फिर शासन शुरू हुआ वकाटक का। ऐसी कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि शासक आते हैं, शासन करते हैं और चले जाते हैं,
तो फिर कोई और आएगा और फिर कोई और जाएगा, इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल को पढ़ेंगे इंडो ग्रीक के बारे में कि किस प्रकार से विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया। तो धन्यवाद।